हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विद्यापति का जो पद पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आनन देख भान मोहि लागल, जिनी सरसिज जिनी चंदा। तो ये आज का पद है और आइए देखते हैं इस पद में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि विद्यापति ने कृष्ण की प्रेमिका राधा के चेहरे के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया है। विद्यापति की पदावली की नायिका राधा अब बाल्यावस्था को पार कर युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है, जिससे उसके शारीरिक सौंदर्य में और भी निखार आता जा रहा है। नायिका राधा का चेहरा दिन रात एक समान दैदीप्यमान है। विधाता ने उसके समान किसी और को बनाया ही नहीं। तो आइए देखते हैं इस पद में क्या क्या है। आनन देख भान मोहि लागल, जिनि सरसिज जिनि चंदा। सरसिज मलिन रयन दिनि ससधर, ई दिन रयनी सानंदा। तो यहाँ देखिए दो मुख्य शब्द हैं। एक बात तो ये जान लीजिए कि ये जो पद है यह सिर्फ नायिका के चेहरे की खूबसूरती पर केंद्रित है। तो यहाँ पर दो शब्द मेन शब्द हैं जिनको आप मुख्य शब्द कह सकते हैं। एक है सरसिज और एक है चंदा। सर यानी होता है तालाब और सिज यानी शोभा। तो तालाब की शोभा है यानी कमल का फूल। ये भारत का राष्ट्रीय फूल है और एक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह भी है। तो खैर उस पर भी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और भारत की संस्कृति में इसका विशेष योगदान है। और एक शब्द है चंदा, जिसको चंद्रमा भी बोलते हैं, चंदा मामा भी बोलते हैं इसको। मामा किसी के हैं या नहीं है नहीं पता है, लेकिन खूबसूरती की तुलना चांद से की जाती है। तो यहाँ पर जो नायिका का चेहरा है इसकी तुलना दो चीज़ों से की गई है, एक सरसिज यानी कमल का फूल और एक चंद्रमा। तो देखिए ये दोनों चीज़ें खूबसूरती के लिए प्रयोग की जाती हैं, खूबसूरती को दिखाने के लिए, सौंदर्य को दिखाने के लिए। तो आइए इन दोनों में बेसिक अंतर क्या क्या है वो जान लेते हैं हम लोग। चंद्रमा की उपमा जो है वो सिर्फ चेहरे के सौंदर्य को दिखाने के लिए की जाती है, जिससे किसी को बोलते हैं चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो कहने का मतलब है कि चेहरे की खूबसूरती को दिखाने के लिए चंद्रमा का प्रयोग किया जाता है, इसकी उपमा दी जाती है। जबकि कमल के फूल का जो उपयोग है, कमल के फूल की उपमा, यह सिर्फ चेहरे के सौंदर्य के लिए नहीं दी जाती है, यह शरीर के अन्य अंगों की खूबसूरती को भी दिखाता है। जैसे कि विद्यापति के यहाँ भी कई बार एक शब्द आया है कमलमुखी। रामचरितमानस में भी ये मिलेगा आपको, सूरदास के यहाँ भी मिलेगा। मतलब और भी बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने नायिका के चेहरे के सौंदर्य को दिखाने के लिए कमलमुखी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे विद्यापति का ही एक पद है, नहा उठल तीर राई कमलमुखी। ये जो है नायिका के चेहरे के सौंदर्य को दिखाने के लिए ऐसा लिखा गया है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि कमल के फूल की उपमा शरीर के अन्य अंगों के सौंदर्य को दिखाने के लिए भी दी जाती है। जैसे विद्यापति ने उड़ोजों की खूबसूरती को दिखाने के लिए कुछ युग अरविंद लिखा है। कुछ यानी उड़ोज है, युग यानी युगल यानी जोड़ा। जाहिर कि जब भी उड़ोज होते हैं तो जोड़े में ही होते हैं। साथ ही अरविंद, यहाँ देखिए अरविंद भी जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है इन्होंने, तापुन अपूर्व देखल रे कुछ युग अरविंद। अब आँखों की खूबसूरती को दिखाने के लिए भी कमल का उपयोग किया जाता है, जैसे बोलते हैं कमल नयन। विद्यापति का ही एक मैंने उदाहरण दिया है यहाँ पर भी, करतल कमल नयन ढह नीर, यानी कि कमल के फूल के समान सुंदर आँखें। यहाँ तक कि चरणों की खूबसूरती, पैरों की खूबसूरती, उसको भी दिखाने के लिए चरण कमल शब्द दिया जाता है। जैसे कि सूरदास का मैंने एक उदाहरण दिया है, चरण कमल बंदौ हरिराई। साथ ही साथ एक उदाहरण मैंने रामचरितमानस से भी दिया है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। ये आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार। तो यहाँ पर जो पद है इसका अर्थ है पैर, और ये जो पदुम है यानी पद्म यानी कमल के फूल का यह पर्यायवाची शब्द है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि चांद की उपमा जो है वो सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को दिखाने के लिए दी जाती है, जबकि कमल की उपमा जो है वह चेहरे के लिए तो दी ही जाती है, साथ ही साथ शरीर के अन्य अंगों की खूबसूरती को दिखाने के लिए भी कमल की उपमा दी जाती है। तो आइए देखते हैं इस पद में क्या है। लेकिन यहाँ जो है जैसा मैंने बताया कि यह पद नायिका के चेहरे की खूबसूरती तक ही सीमित है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा इसमें दिखाया गया है, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ देखिए क्या है, आनन देख भान मोहि लागल, जिनी सरसिज जिनी चंदा। तो नायिका का जो चेहरा है, आनन यानी चेहरा, मुख, तो नायिका का जो फेस है, चेहरा है, उसको देख करके विद्यापति को यह आभास होता है कि जिस प्रकार से कमल का फूल खूबसूरत है, जिस प्रकार से चांद खूबसूरत है, उसी प्रकार से नायिका का चेहरा भी खूबसूरत है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। लेकिन इन दोनों की एक सीमा है। जैसे उन्होंने लिखा, सरसिज मलिन रयनी दिन ससधर, ई दिन रयनी सानंदा।
तो यहाँ देखिए, सरसिज यानी जो कमल का फूल है उसके सौंदर्य की सीमा यह है कि यह रैन यानी रात होता है। तो रात को कमल का फूल मलिन हो जाता है, मतलब मलिन का एक अर्थ होता है चमक रहित, एक अर्थ है धूमिल, एक अर्थ है गंदा, लेकिन गंदा अर्थ तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ कहने का मतलब है उसकी चमक धूमिल हो जाती है। जैसे कमल के फूल को रात में देखेंगे तो वो हो सकता है आपको दिखाई भी नहीं पड़े या हल्का फुल्का दिखाई देगा, मतलब उसमें वो सौंदर्य नहीं दिखाई देगा जो दिन में दिखाई देता है। उसी प्रकार से चांद अगर दिन में उगा हुआ भी है, बहुत बार आपने देखा होगा कि दिन में सूर्य और चांद दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय चांद का होना नहीं होना बराबर ही होता है। मतलब बहुत गौर से अगर आपको दिख जाए आसमान में तो दिख जाएगा, नहीं तो चांद कई बार दिखाई भी नहीं देता है। तो चंद्रमा का जो सौंदर्य है वह दिन में मलिन हो जाता है, मतलब दिन में इसके सौंदर्य की उपस्थिति नहीं रहती है। तो यहाँ इन दोनों की सीमाएं दिखाई हैं महाकवि ने कि जो है कमल का सौंदर्य रात में धूमिल हो जाता है और चंद्रमा का सौंदर्य दिन में धूमिल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, ई दिन रयनी सानंदा, नायिका का जो चेहरा है उसका सौंदर्य दिन और रात दोनों समय बरकरार रहता है, दोनों समय मन को आनंद देता रहता है। मतलब फेस इतना खूबसूरत है कि उसको देख करके मन खुश हो जाता है। हालांकि इन दोनों को देख करके ही मन खुश होता है, ये जो कमल का फूल है, चांद है, इसको भी देख करके मन खुश होता है, लेकिन इन दोनों की सीमा यह है कि कमल का फूल केवल दिन में अपनी चमक की छटा बिखेरता है और चंद्रमा का सौंदर्य जो है यह सिर्फ रात में अपने सौंदर्य की छटा बिखेरता है। लेकिन नायिका के चेहरे का सौंदर्य जो है वो दिन रात एक समान रहता है। अब आगे आते हैं हम लोग। रूपे रूप हिनु की रेखा, यही सम देवय आन नहीं बिहले, ऐसन बुझिए विशेखा। यानी कि जो नायिका के चेहरे का जो सौंदर्य है वह सौंदर्य की सीमा तय कर रहा है, उसकी रेखा तय कर रहा है, यानी सौंदर्य की पराकाष्ठा है, यानी इससे ज़्यादा सौंदर्य हो ही नहीं सकता। और देव यानी कि विधाता ने क्या किया है, ईश्वर ने क्या किया है कि नायिका को विशिष्ट समझ करके, नायिका को विशेष समझ करके उसके समान किसी और को खूबसूरत बनाया ही नहीं। मतलब जितनी खूबसूरती उन्होंने नायिका के चेहरे को दी है उतनी खूबसूरती उन्होंने कहीं और नहीं रखी है, या इतनी खूबसूरती उन्होंने कहीं और नहीं दी है। अब आगे देखिए, अनुपम रूप घटैले सब विघटल, जत छल रूपक सारे, से जानी दैव आनी कय निर्मल, कामिनी कुंतल भारे। तो यहाँ देखिए, अनुपम का मतलब होता है बेजोड़, किसी भी उपमा से परे, अद्वितीय, बेजोड़ या इनकम्परेबल भी कर सकते हैं उसको अंग्रेजी में। तो यह अनुपम रूप है, यानी नायिका का जो सौंदर्य है, राधा का जो सौंदर्य है वह अनुपम है, वह किसी भी उपमा से परे है। तो जाहिर है इतना सौंदर्य जो विधाता ने भरा है नायिका के चेहरे में, तो सारे रूपक जो है वो घट गए हैं। मतलब नायिका के चेहरे को प्रकाश रूपी रूपक से भरने के चलते जितना भी विधाता के पास सौंदर्य के रूपक थे, सौंदर्य के प्रतिमान थे, वे सारे खत्म हो गए। और इसलिए उन्होंने क्या किया, विधाता ने निर्मल, यानी एक अर्थ होता है अंधेरा, एक अर्थ होता है स्वच्छ और एक अर्थ अंधेरा भी है यहाँ पर। तो विधाता ने क्या किया है कि अंधेरे को ला करके नायिका के बालों में भर दिया है, इसलिए नायिका के बाल जो हैं वो बिल्कुल काले हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि नायिका का चेहरा जितना गोरा है, बाल उतना ही काला है। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रकाश रूपी प्रतिमान थे उसको विधाता ने क्या किया, नायिका के चेहरे में भर दिया, तो बाकी बच गया अंधेरा। तो अंधेरे को लेकर के उन्होंने नायिका के बालों में भर दिया है। यहाँ पर कुंतल यानी है बाल। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं आगे। अब चलिए मैं शॉर्ट में क्या करता हूँ, इसका भावार्थ एक बार फिर से बता देता हूँ पूरी कविता का कि आनंद देख भान मोहि लागल, जिन सरसिज जिन चंद्रा, सरसिज मलिन रयनि दिन ससधर, ई दिन रयनि सानंदा। नायिका के चेहरे को देखकर लगता है मानो कमल और चंद्रमा का सौंदर्य एक साथ उपस्थित हो गया हो। जहाँ कमल का सौंदर्य रात में धूमिल हो जाता है और चंद्रमा का सौंदर्य दिन में दिखाई नहीं देता, वहीं नायिका के चेहरे के सौंदर्य की छटा रात दिन एक समान बिखरती है। नायिका राधा का चेहरा दिन रात एक समान दैदीप्यमान रहता है। अब आगे आइए, रूपे रूप हिनु की रेखा, यही सम दैवय आन नहीं विहले, ऐसन बुझिए विशेखा। नायिका राधा का सौंदर्य रूप की रेखा तय करता है, उसका सौंदर्य रूप की पराकाष्ठा यानी सर्वोच्च सीमा है। ऐसा लगता है मानव विधाता यानी ईश्वर ने नायिका को विशिष्ट समझकर उसके समान किसी को रूपवती बनाया ही नहीं। अब ये अंतिम पैराग्राफ है। अनुपम रूप घटैले सब विघटल,
जस छल रूपक साड़े, से जानी दैव आनी कहे निर्मल, कामिनी कुंतल भाड़े। जब विधाता ने नायिका के सौंदर्य का सृजन आरंभ किया तो उनके पास जितने भी रूप संबंधी प्रकाश रूपी रूपक यानी प्रतिमान थे वे सारे खत्म हो गए। अतः विधाता ने अंधकार से सुंदरी यानी कामिनी के बालों को भर दिया, अर्थात अंधेरे से उसके काले बालों का निर्माण किया। तो मुझे लगता है यह समझ में आ गया होगा यह पूरा का पूरा पद। और इसमें विशेष यह है अंतिम जो यह पैराग्राफ मैंने बताया, यह वैशेषिक दर्शन को आधार बना करके लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन में अंधकार को दशम द्रव्य माना गया है। इस गीत यानी पद के अंतिम चरण में अंधकार की उपमा इसी ओर यानी वैशेषिक दर्शन की ओर संकेत करती है। तो अब एकदम शॉर्ट में इस पद की विशेषता मैं बता दे रहा हूँ फिर से। प्रस्तुत पद में महाकवि विद्यापति ने नायिका राधा के चेहरे के अनुपम यानी अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में गेयता है। प्रस्तुत पद महाकवि की कोमल कांत पदावली को प्रस्तुत करता है। इस पद में कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्तेजक वर्णन नहीं मिलता है, जो कि अन्य पदों में आप लोगों को मिला था। इसमें कहीं भी कोई उत्तेजक वर्णन या घोर श्रृंगारिकता इसमें नहीं दिखाई देती है। इस पद में नायिका के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही एक खास बात यह है कि इस पद में महाकवि के आश्रयदाता राजा का नाम भी नहीं मिलता। जैसे और सब जो पद हम लोगों ने पढ़े उसमें राजा शिव सिंह का नाम खास तौर से आया है, लेकिन इस पद में महाकवि के आश्रयदाता राजा का नाम भी नहीं मिलता। इससे कई विद्वान यह संभावना व्यक्त करते हैं कि यह पद महाकवि ने स्वांतः सुखाय लिखा होगा, यानी इन्होंने अपनी खुशी के लिए लिखा, इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा को सुनाने के लिए इस पद को नहीं लिखा था। ऐसी संभावना कुछ विद्वान लोग बताते हैं। साथ ही कुछ विद्वान इस पद में महाकवि की भक्ति भावना भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भक्ति से संबंधित पद है, क्योंकि अलौकिक सौंदर्य का वर्णन है सिर्फ, इसमें और कुछ घोर श्रृंगारिकता वगैरह कहीं कुछ इसमें नहीं दिखाई देती है। तो ठीक है, यह पद तो आज हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले पद के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।